नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध में 689 पदों की जो वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए हम लोग लगातार इस चैनल पे जीके, जीएस और मैथ का अब प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग संविधान से रिलेटेड, संविधान के अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो डाले आप लोगों के पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग संविधान के अनुच्छेद से संबंधित कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये जो है संविधान, जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग का देश संविधान से चलता है। ठीक है, और संविधान के अनुसार ही जितने सारे इस देश में लोग रहते हैं उसके हिसाब से चलते हैं, यानी नियम कानून से चलना पड़ता है। ठीक है, अगर बात की जाए संविधान बनाने का श्रेय, तो हम लोग जानते हैं कि संविधान बनाने का श्रेय जो है हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को करते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि संविधान का जो जनक है, वो जनक है, किसको बोला जाता है? बी आर अंबेडकर को बोला जाता है। किसको? बी आर अंबेडकर। ठीक है, ये तो बात सब लोगों को पता है। ठीक है, अगर बात किया जाए संविधान पारित होने का, तो संविधान पारित किस दिन हुआ था? संविधान जो है पारित हुआ था, पारित किया गया था इसे किस दिन? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे क्या किया गया था? पारित किया गया था। और इसे पूर्ण रूप से लागू जो है 26 जनवरी 1950 में कर दिया गया था। ठीक है, और तभी से हमारे देश में संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। कब? 26 नवंबर 1950 ईस्वी। और इस दिन जो है हमारे देश का गणतंत्र दिवस भी है। क्या है? गणतंत्र दिवस। ठीक, अगर बात किया जाए संविधान के अनुच्छेद को, तो संविधान का जो अनुच्छेद है, वो जब संविधान निर्माण किया गया था उस समय 300 कितना था? 95 था। 300 कितना था? 95 था। ठीक है, और संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, अब वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जब संविधान बना उस समय 395 जो है अनुच्छेद था, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा अब अभी बड़ा 2, 4, 5 अनुच्छेद क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। तो इसमें आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद है। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए संविधान में अनुसूचियों की संख्या को, तो 12 अनुसूचियां है। कितना? 12 अनुसूची है। ठीक है, 12 अनुसूची है। संविधान में कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और अगर बात किया जाए संविधान के कितने भागों में बांटा गया है, तो हम लोग याद रखेंगे संविधान को कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में जो है बांटा गया है। यानी कि संविधान को कितने भागों में बांटा गया? 22 भागों में बांटा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ अनुच्छेद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पहला जो अनुच्छेद है वो क्या? अनुच्छेद 1। यानी कि अनुच्छेद जो 1 है वो क्या बताता है, आप लोग को बताना है। तो अनुच्छेद जो 1 है ये बताता है कि भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आप लोगों को पता होगा कि भारत संविधान के अनुसार राज्यों का संघ ही कहलाता है, न कि देश और राष्ट्र। यानी कि संविधान मानता है कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, जो बहुत सारा राज्य मिल करके एक संघ का निर्माण करता है। चलिए, या इसमें तो ज्यादा लफड़ा वाला बात नहीं है। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 जो है, इसके अंतर्गत अगर भारत चाहे तो किसी नए राज्य को अपने में मिला सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है। यानी कि नए राज्यों का जो है यहाँ पे नए राज्यों का क्या कर सकता है? मिला सकता है, या स्थापना कर सकता है। ठीक है, नए राज्यों का क्या कर सकता है? स्थापना कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 का बात करें, जैसे कि 2 का मतलब यानी कि आप हिंदुस्तान चाहे तो अपने देश में नया राज्य क्या कर सकता है? मिला सकता है, उसका स्थापना कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 3 क्या है? तो अनुच्छेद 3 में जो है हिंदुस्तान जो है हमारा देश जो है, इसके अनुसार अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण तो करेगा ही, नए राज्यों का निर्माण करेगा,
और चाहे तो उसका नाम भी क्या करेगा, राज्यों का जो नाम है उसको बदल सकता है। राज्यों के नाम क्या कर सकता है, बदल सकता है। यानी कि अनुच्छेद 3 में जो है राज्यों का निर्माण किया जाता है, राज्यों का निर्माण। दूसरी बात कि राज्यों के नाम में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी राज्य से, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो अगर सरकार चाहे तो उसका नाम बदल करके कुछ और रख सकता है। अगर हम बिहार से हैं तो अगर सरकार चाहे तो इसका नाम क्या कर सकता है, बदल सकता है। उसको अधिकार किससे मिलेगा, अनुच्छेद 3 से। किससे, अनुच्छेद 3 से, समझिएगा। तो राज्यों का निर्माण कर सकता है, नाम क्या कर सकता है, नाम बदल सकता है, ठीक है, नाम बदल सकता है। और जो है एक और काम कर सकता है कि सीमा में बदलाव कर सकता है। क्या कर सकता है, सीमा में बदलाव कर सकता है। सीमा से संबंधित भी इसी के अंतर्गत आ सकता है, सीमा में बदलाव, ठीक है। सीमा में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण कर सकता है, राज्य का नाम बदल सकता है और सीमा में बदलाव कर सकता है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अनुच्छेद 5 में। तो अनुच्छेद 5 में जो है ये बताता है कि प्रारंभिक संविधान का जब रचना हुआ था उस समय के आधार पर क्या, नागरिकता। जब संविधान का रचना हुआ था उस समय जो जो लोग इस देश में है उसको क्या किया जाएगा, उसको नागरिकता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक संविधान के अनुसार नागरिकता, ये किससे संबंधित है, नागरिकता से, ठीक है। ये किससे संबंधित है, नागरिकता से। अब चलिए इसमें क्या है, नागरिकता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 12 में अगर 12 का बात किया जाए, अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में राज्यों का क्या है, परिभाषा है। क्या है, राज्यों का परिभाषा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 12 जो है किस क्या है, राज्यों का परिभाषा है। अब चलते हैं सबसे मेन जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 14, यानी कि इसके अंतर्गत क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो होता है विधि के समक्ष अधिकार, यानी कि विधि के समक्ष समता। यानी कि विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि आपके लिए भी कानून उतना ही बराबर है जितना कि किसी अमीर लोगों के लिए। यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 14 के तहत, ठीक है। सबके लिए कानून क्या है, बराबर है। चलिए चाहे वो व्यक्ति बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो या बड़ा, उससे कुछ मतलब नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। आप लोग ठाट देहाती भाषा में सुने भी होंगे कि कानून हमारा लिए भी का बराबर बा, एगो तोहरे खाती नहीं के। अब चलिए अनुच्छेद 15 की बात किया जाए, तो अगर अनुच्छेद 15 की बात किया जाए तो इसमें यह कहा गया है कि आप किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या जन्म के आधार पर, या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप धर्म के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि हम अगर हिंदू हैं तो मुसलमान लोगों से नफरत करें, अगर वो मुसलमान है तो हिंदू से नफरत करें, ये सब बैन है, ठीक है। आप धर्म के आधार पर किसी प्रकार की नफरत नहीं फैला सकते, घृणा नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। प्लस में जन्म के स्थान के आधार पर, यानी कि अगर उसका जन्म हुआ है तो मुझे उस जगह से क्या है, जलन है, इस आधार पर भी किसी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन और सबसे लोकप्रिय अनुच्छेद जो है वो क्या है, 17। ये समझिए कि इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता यानी कि अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या, छुआछूत का मतलब होता है कि अगर हम बड़े जात के हैं और वो निम्न जात का है तो उसे देह छुआ जाएगा तो जाके बाल्टी भर भर के नहाएंगे। ये सब क्या हो गया, खत्म हो गया। पुराने जमाने में ये भेदभाव हुआ करता था और बहुत सारे छोटे लोग इससे ग्रसित थे, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के तहत आप जो है अस्पृश्यता यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपके कानून की नजर में दोषी करार होंगे और आप पे सख्त कार्रवाई होगी। किस अनुच्छेद के तहत, 17 के तहत। यानी कि छुआछूत की बीमारी क्या हो गई, खत्म हो गई कि वो छोट जात का है तो उसे हम शरीर नहीं छुआएंगे, ये बड़ जात का है तो उसे शरीर नहीं छुएंगे। ये सारा ड्रामा क्या हो गया, खत्म हो गया। चलिए ये हो गया अनुच्छेद 17। और 18 में क्या है ये देखते हैं।
18 में जो होता है उपाधियों का अंत कर दिया गया है। क्या हुआ है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब आप लोग समझिएगा, जब देश आजाद होने से पहले किसी को महात्मा गांधी, मतलब जैसे किसी को महात्मा बोल दिया गया, किसी को लौह पुरुष बोल दिया गया, किसी को कुछ बोल दिया गया, किसी को कुछ बोल दिया गया, यानी कि उपाधि दी जाती थी पहले। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है उनको महात्मा की उपाधि मिला हुआ है। अब वर्तमान में किसी को किसी प्रकार की उपाधि नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है ना? अब वर्तमान में किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं मिल रही है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना वो अच्छा काम कर रहा हो, हम लोग उसे उपाधि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत हम लोग किसी को कोई हीरो जीरो नहीं बना सकते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, उनका कर्तव्य है। ठीक है, संविधान ये मानता है, यानी कि उपाधियों का क्या हो गया? अंत हो गया। अब चलिए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 का मतलब है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया है, स्वतंत्र किया गया है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और हमारे देश के जितने भी मीडिया वाले हैं आजकल, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब पे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो खबर चलता है, और गाना बजाना कम और खबरें ज्यादा चल रही है, क्योंकि हमारे देश में अब मीडिया की कमी नहीं है, पत्रकारों की कमी नहीं है। ठीक है, कहीं भी ले जाके माइक घुसा के बस पूछना शुरू स्टार्ट कर दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए वो किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के तहत कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे देश का प्रेस यानी मीडिया भी इसी से संबंधित है। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 21। ये जो अनुच्छेद 21 है, ये प्राणदैहिक संबंध रखता है। क्या है? प्राणदैहिक संबंध। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राणदैहिक संबंध। ये भी आर्टिकल, ये भी जो है, ये अनुच्छेद बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जो है मानव के, अनुच्छेद 23 जो है मानव के मानव के दुर्व्यवहार से संबंधित है। किससे? मानव के दुर्व्यवहार से, यानी कि आप किसी मानव का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसका शोषण नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? मानव के दुर्व्यवहार से अनुच्छेद 23 जो है संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 23 जो है इसी अनुच्छेद के तहत मानव के खरीद बिक्री पे रोक लगा हुआ है। आपके देश में हर चीज बिकता है, यहाँ की सर का बाल की भी कीमत है यहाँ, लेकिन यहाँ बाजारों में आदमियों की खरीदारी नहीं होती है, आदमियों की किना बेची नहीं होती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 23 के तहत ये बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति मानव के खरीदारी करता है तो वो दोषी होगा। तो इसलिए आपके हिंदुस्तान में हर चीज बिक जाता है, यहाँ तक कि सर का बाल भी बिक जाता है, लेकिन आदमी की खरीदारी नहीं होती है। ठीक है, बाजारों में आदमी की खरीदारी नहीं होती है। ठीक है, अब मेन और उसके बाद वाला अनुच्छेद जो है 24 वाला अनुच्छेद जो है, इसमें जो है 6 साल से लेके 14 साल, 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों का शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि अनुच्छेद 24 में जो है 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर ये बच्चा चाहे तो किसी भी सरकारी स्कूल में जाके अपना नामांकन करा सकता है और पढ़ सकता है। इसके लिए उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान ने उसे अधिकार दे दिया है कि आप 6 साल और 14 साल के बीच में है तो आप जाके कहीं भी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 25 आता है। इसके बाद अनुच्छेद 25 में जो है, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है कि ये आप जिस, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता।
धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप जिस धर्म में हैं उस धर्म में आप स्वतंत्र हैं। अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अपने धर्म को ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। आजकल बागेश्वर वाले बाबा बहुत हिट हुए हैं, वो इसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी जेल नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है पहले ही अधिकार दे दिया है कि आप जिस धर्म में हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि आप प्रचार प्रसार करने के दौरान किसी भी प्रकार के कोई उद्दंडता नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद किसमें दे दिया है? 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत ही फेमस अनुच्छेद है, एग्जाम में पूछने का संभावना रहता है। 26वें अनुच्छेद के बारे में अगर जाने तो आप जिस धर्म में है, ये भी धर्म से ही संबंधित है, जिस धर्म में है उसे आगे बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का यज्ञ या कोई संस्थान खोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे धार्मिक कार्य कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। जैसे हम लोग बड़ा बड़ा महायज्ञ करते हैं, मुसलमान लोग बड़े बड़े जालसा करते हैं, फिर भी सरकार पूछने नहीं आती है कि आप ऐसा क्यों करें। क्यों? क्योंकि आपको जो है धार्मिक कार्य करने के भी छूट है। ठीक है, धार्मिक कार्य करने के भी छूट है और धार्मिक प्रचार करने का भी छूट है। ठीक है, अब चलिए अनुच्छेद 32 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 32 में जो है हमारा संवैधानिक उपचार है। क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसमें संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है। अब एक बात बताइए आप लोग, इसी अनुच्छेद को कुछ कहा जाता है, मतलब इसको क्वेश्चन बना है कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो जब आत्मा वाली बात आ गई तो आप लोग याद रखिएगा कि संविधान का आत्मा जो है किसको कहा जाता है? किस अनुच्छेद को? तो अनुच्छेद 32 को। किसको? अनुच्छेद 32 को। आप लोग याद रखिएगा कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को। और इसे खुद B.R. अम्बेडकर ने कहा था। किसने? B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। अब चलिए, अब चलते हैं कि अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में इसमें ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या? ग्राम पंचायतों का गठन है। पंचायतों का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। ठीक है, अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो इसमें वन और पशुपालन। ठीक है, इसमें क्या है? वन और पशुपालन इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप वन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, आप पशुओं को नहीं मार सकते हैं। ठीक है, अगर मारिएगा तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, इसका संरक्षण आपको करना है। अनुच्छेद किसके तहत? 48 के तहत। आप लोग देखे होंगे कि हरे पेड़ काटना कानूनन अपराध है। आपको अगर हरे पेड़ काटते हैं तो आपके ऊपर क्या हो जाती है? केस हो जाती है। किसकी वजह से? अनुच्छेद 48 की वजह से। ठीक है, अगर आप जंगल में जा रहे हैं, किसी मोर को मार दिए या किसी जानवर को मार दिए, जंगली जानवर को, फिर भी आपके ऊपर क्या हो जाता है? केस हो जाता है। आप लोग सलमान खान का नाम सुने होंगे, वह एक हिरण को मार दिए थे। क्या किए थे? हिरण को मार दिए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या हो गया था? केस हो गया था और वो केस शायद आज तक भी चलता है। ठीक है, तो किसके तहत? अनुच्छेद 48 के तहत अगर यदि आप हरे पेड़ को काटते हैं या वन जीव को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखिए अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 का मतलब है जितने भी सरकारी भवन है, जितने भी सरकारी भवन, ठीक है, सरकारी भवन है, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब सरकार के हैंड में चला गया है, तो आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप जो है कानून के दंड के लायक होंगे और आपके ऊपर केस हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 50 का बात किया जाए तो अनुच्छेद 50 से कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है? अलग होती है। कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग होती है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका क्या होती है? अलग होती है। चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।